चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ये, ठीक है। अकाउंटेंसी 2 स्टार्ट हो गया है ये, अकाउंटेंसी 2, ठीक है। और इसमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सीधी सीधी पेपर में आ सकती हैं, और हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में आने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, इसमें सारा रिपीटेशन ही दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लगभग लगेंगे 40-45 मिनट तो, बट कोई नहीं, मज़ा आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। वो सीक्वेंशियल एंट्री एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं उसमें। पहले बनती है जर्नल, जर्नल से बनते हैं लेजर, और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। ये हम सब सारी प्रोसेस पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हम जो है वो आगे का सिस्टम पढ़ेंगे। आगे क्या होता है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और स्टेक होल्डर्स इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। और डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में। कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में डिस्टिंक्शन, क्या डिफरेंस है, कैपिटल आइटम कौन सी होती है, रिवेन्यू आइटम्स कौन सी होती हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। और करंट असेट्स के बारे में पढ़ेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है जी, जिसमें से एमसीक्यूज़ बनने के आसार जो है ना वो 90% है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ के पेपर की बात करोगे तो इस वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ बन सकता है, ठीक है। तो पढ़ते चलते हैं अभी, ठीक है। हमको पता है कि जो स्टेक होल्डर होते थे कौन होते थे, वो इंटरनल भी होते थे, एक्सटर्नल भी होते थे, ठीक है। इंटरनल भी होते थे और एक्सटर्नल भी होते थे, हम ये पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो पहला और दूसरा चैप्टर देख ले, उसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है। इसमें भी है, ठीक है। तो हाँ, एक्टिव भी होते हैं स्टेक होल्डर, पैसिव भी होते हैं, मॉनिटरी भी होते हैं, और नॉन मॉनिटरी भी होते हैं। अब कोई कहेगा भाई स्टेक होल्डर मॉनिटरी कैसे होगा? मॉनिटरी तो हो ही सकता है, सिंपल बात है, जिसने शेयर ले रखे हैं वो मॉनिटरी होगा। और नॉन मॉनिटरी कौन होगा? नॉन मॉनिटरी हो सकता है भाई गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, कंज्यूमर हो गया, और रिसर्चर हो गया। रिसर्चर डेटा लेके क्या करेगा? सिर्फ सिर्फ और रिसर्च करेगा, नॉन मॉनिटरी होते हैं ये, ठीक है। और एक्सटर्नल के बारे में सबको पता है, एक्सटर्नल कौन से होंगे? जितने भी स्टेक होल्डर होंगे जो बिजनेस करने के लिए इच्छुक होंगे फर्म में, ठीक है, वो एक्सटर्नल होंगे। और या फिर शेयर होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, डिबेंचर होल्डर होंगे, ठीक है। और इंटरनल जो होंगे वो खुद ही मैनेजर, सीईओ, ये सब लोग होंगे, ठीक है। ऐसे फालतू में रिपीट कर दिया, जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखो, ये सारी टेबल भी हम पहले कर चुके हैं, बट मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ कि जो करंट ओनर होता है, ओनर क्या होता है? वो इंटरनल होता है, ऑब्वियस सी बात है। इंटरनल होता है, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, ठीक है। ओनर तो इंटरनल ही होगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखता है। और उसको उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्या पड़ती है? जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि वो बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो बनेंगी ट्रायल बैलेंस के बाद, तो उसका क्या यूज़ करेगा वो जानेगा भी इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि वो क्या है, मालिक है भाई, मालिक को तो जाना चाहिए ना। और मालिक को करंट पोजीशन भी पता होनी चाहिए, एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। अब देखो, मैनेजर होता है, ये एक एजेंट होता है, किसका किसका एजेंट होता है? ओनर का, ठीक है। दे एसेंशियली एजेंट ऑफ ओनर, ठीक है, ये भी इंटरनल होता है। अब ये क्या मैनेज करेगा? अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेज करेगा, ठीक है। और ये इस तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है भाई मैनेजर का, तो भाई हाँ भी तुमने इस बार कितना परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट, और प्रॉफिट, बोथ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, याद रखना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल पोजीशन, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी आगे आएगा, मैं आपको बताता चलता हूँ। अब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक्सटर्नल होती है, ये देखेगी भाई टैक्स भरा या नहीं भरा इन्होंने, ठीक है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल होती है। प्रोस्पेक्टिव ओनर जो इन्वेस्ट करना चाहता है अभी फ्यूचर में, वो एक्सटर्नल बंदा होगा भी, हाँ इन्वेस्ट करें या ना करें। उसको इन्वेस्ट का कैसे पता लगेगा? वो पास्ट प्रॉफिट्स देखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कंपनी की, तभी वो, ठीक है। और बैंक्स क्या है? बैंक्स भी एक्सटर्नल है। बैंक देखेगा भाई हाँ क्या इनकी इतनी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं कि ये मेरे को इंटरेस्ट दे पाएंगे अगर इनको लोन दिया तो, ठीक है, ठीक है। पीरियोडिक रिटर्न इंटरेस्ट दे पाएंगे ये, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक्सटर्नल यूजर है। ये बॉक्स 1 बना रखा है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विच आर, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका काम है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू, ये है मस्त चीज। कैपिटल और रिवेन्यू में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन अकाउंटिंग इज बिटवीन, इस पे से क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल, आप ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन भी सकता है, हो सकता है बन ही जाए, हो सकता है बन ही जाए, ठीक है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन बन ही जाए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपिटल रिवेन्यू, द डिस्टिंक्शन हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ मेकिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो, दो चीजें बनती हैं भाई, एक बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैनेज होता है, ठीक है। और एक बनती है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में क्या आती हैं, तीन चीजें आती हैं, ALC, ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू जनरेशन जो भी होता है वो किस में आता है, प्रॉफिट लॉस किस में आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये एक चीज है, ठीक है, और दूसरी चीज होती है बैलेंस शीट। तो कैपिटल आइटम्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, सीधा सीधा लिखा गया है कि रिवेन्यू आइटम्स, रिवेन्यू आइटम किस में हेल्प करेंगी, रिवेन्यू आइटम किस में हेल्प करेंगी भाई, रिवेन्यू आइटम हेल्प करेंगी ट्रेडिंग और रिवेन्यू आइटम हेल्प करेंगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में, ठीक है, रिवेन्यू आइटम्स। और जो कैपिटल आइटम्स हैं वो हेल्प करेंगी क्या बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में। बैलेंस शीट बनाने में कौन हेल्प करेगा, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल आइटम्स जो है वो बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात बोलूँ तो कैपिटल आइटम्स जो हैं उनका रिकॉर्ड जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। और जो रिवेन्यू आइटम्स का रिकॉर्ड है, रिवेन्यू आइटम्स मतलब होता है जिसमें बिजनेस हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिव आइटम्स बोलते हैं इन्हें, बाद में देखेंगे आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। रिवेन्यू आइटम्स जिसमें बिजनेस हो रहा है, मान लो वो साइकिल बेचने का बिजनेस है उसका, तो जो साइकिल के लिए बिजनेस हो रहा है वो सारा आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उस पर जो खर्चा बैठ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, और जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आएंगी वो चीज़ें जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। उसमें आते हैं असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, यानी कि असेट्स आते हैं, मोटे तौर पे देखा जाए तो असेट्स आते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो भाई अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा और लिखा हुआ पढ़ूंगा भी, दोनों काम करूंगा, ठीक है। ये एक तरह से रीडिंग है और कुछ नहीं है। वेन एवर पेमेंट एंड और इनकरेंस ऑफ एन आउटले, कोई खर्चा होता है, आउटले मतलब खर्चा होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है, अदर देन सेटलमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। अगर कोई खर्चा ऐसा जिसका मोटिव क्या है, जिसका पर्पस क्या है, कोई वो लाइबिलिटी को सेट अगर नहीं कर रहा, किसी लाइबिलिटी को, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को सेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर। अगर ऐसा कोई भी खर्चा या ऐसा कोई भी आउटले, आउटले मतलब खर्चा ही होता है, ठीक है, ये आउटले इसको खर्चा ही बोलते हैं, ऐसा कोई भी खर्चा जो कि प्रेजेंट लाइबिलिटी को अगर सेटल नहीं कर रहा तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे ये हो गया। द एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड विद ए व्यू पॉइंट दे वुड गिव बेनिफिट टू द बिजनेस। एक्सपेंडिचर इस हिसाब से किया जाता है कि हम ये एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारे बिजनेस को क्या होगा, बेनिफिट होगा। द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर में एक्सटेंड अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर और मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब देखो मान लो मैंने कोई एक एक्सपेंडिचर किया और एक बड़ी मशीनरी लगा ली, ठीक है, तो हो सकता है वो सालों साल चलेगी, तो वो बिजनेस को सालों साल हेल्प करेगी, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर उसको हेल्प करेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 1 साल तक ही हेल्प करे। जैसे कि मान लो मैंने कोई लाइसेंस लिया, ठीक है, अगर मैंने लाइसेंस को कोई लिया और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो वो हो सकता है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में ही, उसी में ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में ही हेल्प करे। तो देखो इसमें लिखा है द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, हो सकता है वो 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए हो सकता है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग के लिए हो, ठीक है। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड अप टू 1 अकाउंटिंग पीरियड इट इज टर्म्ड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अगर वो सिर्फ एक ही, अगर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका फायदा सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली दे आर इनकर्ड फॉर डे टू डे कंडक्ट। ऐसे खर्चे जो डे टू डे कंडक्ट में होते हैं बिजनेस में, वो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सिंपल तौर पर जो छोटे मोटे जो डेली के एक्सपेंडिचर जो है ना, डे टू डे जो एक्सपेंडिचर हैं, वो जो सेटल हो जाएंगे पूरे उसी साल के अंदर, उसी साल के अंदर ही जो होगा उससे बेनिफिट होगा, ठीक है, तो वो हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एन एग्जाम्पल कैन बी पेमेंट ऑफ सैलरीज। अब सैलरीज जो देंगे, वो इंप्लॉइज हमारे लिए काम कर रहे हैं सैलरीज लेके, तो वो उसी साल की सैलरी दे रहे हैं जिस साल वो काम कर रहे हैं। अगर वो अगले साल भी काम करेंगे तो अगले साल भी उनको सैलरी मिलेगी, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो अभी जो सैलरी दी है वो करंट ईयर की दी है, करंट अकाउंटिंग पीरियड की दी है, और उसी में ही बेनिफिट हो रहा है। तो सैलरी क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर। द सैलरी इज पेड इन करंट पीरियड विल नॉट बेनिफिट द बिजनेस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। भाई जो इस साल की सैलरी दी है वो इसी साल की सैलरी दी है, अगले साल तो नहीं कर सकती। एज द वर्कर हैव पुट इन देयर एफर्ट्स इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। भाई वो इसी साल काम कर रहे हैं तो इसी साल की सैलरी मिली है, तो वो क्या है, वो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दे विल हैव टू बी पेड द सैलरीज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एज वेल इफ दे आर मेड टू वर्क। अगर अगले साल वो काम करेंगे तो अगले साल की सैलरी मिलेगी, सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका इंपैक्ट जो है वो 1 साल तक की रहता है। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीड मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
दो चीज़ें पढ़ी अपनों ने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर प्लस 1 ईयर 1 साल से बढ़ गया, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से बढ़ गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर उसका बेनिफिट जो है, ठीक है, अगर वो नहीं बढ़ा 1 साल से ज़्यादा, तो वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज एन एग्जांपल कैन बी पेमेंट टू द एक्वायर फर्नीचर। फर्नीचर लिया भाई, वो सालों साल चलेगा। फर्नीचर एक्वायर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड विल गिव बेनिफिट फॉर मेनी अकाउंटिंग पीरियड्स टू कम। द यूजुअल एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट ले ली, ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट्स इट, ठीक है। इसमें डेफिनेशन आ गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अभी अब आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर वर्थ नोटिंग। सेम चीजें आएंगी, पढ़ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्यों किया, हमने फर्नीचर लिया तो क्यों किया, क्योंकि हमें वो यूज होगा, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा ऑफ द बिजनेस। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने सैलरी दी एम्प्लॉइज को, तो वो सैलरी क्या करेगी, वो मेंटेन रखेगी किसको, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को। लेकिन अगर हमने अर्निंग कैपेसिटी को अपने बढ़ाना है, पहले से बढ़ाना है, तो हमको कौन सा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से याद रखना, अर्निंग मेंटेन रहेगी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर किया यानी कि हमने कुछ फिक्स एसेट्स खरीदे या प्लांट और मशीनरी लगाई, तो हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा। दैट्स इट, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, हम पढ़ चुके हैं अभी, फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्स ऑन ए डे टू डे कंडक्ट। सेम लाइन लिखी है, कोई फर्क ही नहीं है, ऊपर सारी लाइन लिखी हुई है, बस पॉइंट्स बना दिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं, हर साल होते हैं, रिकरिंग है, बार बार, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट नहीं होता जैसे, ठीक है, तो वैसे ही रिकरिंग है, बार बार होंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन रिकरिंग होते हैं, एक बार फर्नीचर ले लिया वो सालों साल चलेगा, ऐसा नहीं कि बार बार हर साल हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल बातें हैं, वैसे नाम से ही पता लग रहा है अब तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, वेयर एज रेवेन्यू, ये हम पढ़ चुके हैं कि वो रेवेन्यू सिर्फ 1 साल तक की हेल्प करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। अब देखो, ये वो बात आ गई, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आती हैं, 3 चीजें आती हैं, ALC, ठीक है, असेट्स लायबिलिटी और कैपिटल। और वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, उसमें आता है, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस ट्रांसफर टू किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में आएगा भाई, वो आएगा दो चीजें होती है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि एक तो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है, क्या होता है भाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, बैलेंस शीट में जाते हैं सिर्फ असेट्स लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में जाएंगे, सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएंगे सारे के सारे बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में जाएंगे, वो जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो मेरी बातें सुनते रहना, आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे वन लाइनर सीधे सीधे, ठीक है। हाँ भाई, समटाइम इट बिकम्स टू क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल कैटेगरी, ठीक है। हमने भाई ऐसा हो जाता है भाई, हमको डिसाइड करना पड़ता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल कैटेगरी है। इन नॉर्मल यूजर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, अब देखो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज रेवेन्यू। हम सोचते हैं कि हमने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द हैवी एक्सपेंडिचर इनकर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। Such revenue expenditure which are likely to give benefit for more than 1 accounting period are terms at। अब देखो, एडवर्टाइजिंग क्या है, सिंपल अगर पूछा जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट कई बार साल दर साल मिलता रहता है। तो जो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जिनका ये देखो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, कोई फिक्स एसेट तो हमने ली नहीं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। पर ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका साल दर साल मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट मिलता रहता है, उनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और डेफिनेशन आ गई आपके सामने, ठीक है। ये आपको भर के मिलेंगे पेपर में, देख लेना। ए सही, बी गलत, बी सही, सी गलत, ए बी सी तीनों सही, ए और बी सही, सी गलत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी में। तो अगर ये डेफिनेशंस आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द एक्सपेंडिचर इज ए वाइडर टर्म। एक्सपेंडिचर जो है वो एक वाइडर टर्म है। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, सभी टाइप के एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब वाइडर टर्म है ये, इसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं, ठीक है। क्या कवर होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं। एक्सपेंडिचर एट एनी आउटले, आउटले मतलब खर्चा, मेड इनकर्ड बाय द बिजनेस फर्म,
ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है वो एक टाइप का क्या है, किसी फर्म में खर्चा है। द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज परसीव्ड टू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर इट्स टर्म्ड एज एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। अब ये कह रहा है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उसी को ही एक्सपेंस बोलते हैं अगर कुछ ऐसे खर्चे जो उसी साल के अंदर ही किए जाते हैं, जो करंट करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सपेंस। कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज एक्सपेंस, वही बात लिख दी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस बोलते हैं क्योंकि वो सेटल जो है वो इसी ईयर में हो जाएगा फॉर द करंट ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो इंपैक्ट कर रहा था करंट ईयर को, और करंट ईयर वाले एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वही एक्सपेंस होता है, क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर इज एनी आउटले मेड इनकर्ड बाय बिजनेस फर्म, द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज परसीव्ड टू हैव बीन यूज्ड और कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर। हमने ये पढ़ा था कि करंट ईयर में जो एक्सपेंडिचर है जिसके यूज से थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा या प्रॉफिट होगा, उसे बोलते थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कहता है उसे ही क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर एंड शोन इन द ट्रेडिंग एंड। अब देखो जो भी एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस किस में जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ तीन चीजें आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड बाय द बिजनेस फर्म इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जो सैलरी है वो क्या है, एक एक्सपेंस है भाई, एक तरह का एक्सपेंस है, और ये किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ठीक है, और वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट एंड आर स्प्रेड ओवर टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल बात है भाई, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। Hence, furniture of 50,000, if expected to be used for next 5 years, will be treated as expense. Sorry, will be treated as expense at the rate 10,000 per year. अब देखो, कोई हमने क्या किया कि कोई कोई फर्नीचर खरीदा, 50,000 का फर्नीचर था, वो 5 साल तक यूज होना है, तो उसके लिए एक्सपेंस पर ईयर अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा, 10,000 पर ईयर आएगा। द नेम गिवन फॉर एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसका दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड करके आए थे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन है वैसे निकालते थे कि करंट वैल्यू ऑफ असेट 50,000, सॉरी मतलब डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ असेट अपॉन में उसकी लाइफ साइकिल, ठीक है, उससे डिवाइड करते थे तो उसका आ जाता 5 था यहाँ पे, सॉरी 5, तो 10,000 पर ईयर। यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो क्या होता, डेप्रीशिएशन होता। द ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड, अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सेम एज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो इन्होंने ये लिखा था कि हमने ऊपर लिखा था कि जो एडवर्टाइजमेंट पे किया, हो सकता है उसका इंपैक्ट सिर्फ करंट फाइनेंशियल सॉरी करंट अकाउंटिंग पीरियड तक रहे, हो सकता है अगले तक भी रहे। अगर वो करंट अकाउंटिंग पीरियड तक रहा तो एक्सपेंडिचर जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा किया हमने वो जो है वो काफ़ी सालों तक चलता रहता है, ठीक है, या फिर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक वो चलता रहता है, तो उसे बोलते थे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हमें पता है कि मोर देन 1 ईयर तक जो चलता रहता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल हो गया, जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ टर्म्स हैं, ये पेपर में एज इट इज ऐसे ही पूछी जाती हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिटर्न ऑफ ओवर देयर एक्सपेक्टेड, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसीट्स। अभी हमने क्या पढ़ा है, एक टर्म पढ़ी एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या क्या था, एक्सपेंडिचर के अंदर था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीन चीज़ें आई। फिर आया एक्सपेंस, फिर कहते हैं कि एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस पर ईयर जो है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। कितनी सारी चीज़ें आई देखो, डेप्रिसिएशन। फिर बोला कि जो डीआरई है वही क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो भी तो क्या होता है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें थी जो हमने पढ़ी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो सैलरी है वो सैलरी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस होगा, या बोलेंगे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उसका जो यूज होता है वो सिर्फ क्या होता है, उसी साल में ही खत्म हो जाता है। और उसको किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। अभी आगे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। अब रिसीट्स क्या होती है, सिमिलर टू ट्रीटमेंट इज गिवन टू द receipts of the business if the receipts imply an obligation to return the money, these are capital receipts, ठीक है। ऐसी रिसीट्स जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है कि हमें पैसा वापस देना है, वो कैपिटल रिसीट्स होंगी, ठीक है। द एग्जाम्पल कैन बी एडिशनल कैपिटल ब्रोट इन
बाय द ओनर। अब देखो लाइबिलिटी जनरेट करने वाली चीजें जो है वो क्या होंगी, रिसीट्स होंगी, और वो क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। कैसे, अब एक ओनर था, प्रोप्राइटर था, प्रोप्राइटर समझते हो आप, ओनर समझते हो आप, ठीक है। ओनर ने क्या किया, पैसा और इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जैसे ही उसने और पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस जो है उसकी क्या होगी, उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उसका कर्जा बढ़ जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि वो पैसे वापस देने हैं। तो ऐसी रिसीट्स जिसके कारण लाइबिलिटी बढ़ती है उन्हें क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। अभी देख लेते हैं। द सिमिलर ट्रीटमेंट इज गिवन टू द रिसीट्स ऑफ द बिजनेस इफ रिसीट्स एन ओब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि वो पैसा वापस करेगा। द एग्जाम्पल कैन बी एन एडिशनल कैपिटल brought in by the owner और ए लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, या फिर बैंक से लोन लिया, वो भी क्या है, एक है तो कैपिटल रिसीट ही, पैसा आया है लेकिन वो एक लाइबिलिटी के साथ आता है, ठीक है। बोथ रिसीट्स आर लीडिंग टू ओब्लिगेशंस, भाई सीधी बात है, ओब्लिगेशन तो आएंगी। द फर्स्ट टू द ओनर, ठीक है, फर्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के प्रति, ठीक है, और दूसरे में बनती है किसके लिए, आउटसाइडर किसी से भी, जिससे भी लोन लिया है उसके प्रति बनती है, ठीक है। कॉल्ड लाइबिलिटीज आ गया ना, देखो वर्ड। अनदर एग्जांपल on a capital receipts can be the sale of fixed asset like old machinery और फर्नीचर, ठीक है। अब देखो कैपिटल रिसीट, पैसा और कहाँ से आएगा, कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट में बस पैसा, बस वो चीज़ नहीं आती जो रिवेन्यू रिसीट नहीं आती, मतलब सिंपल एक बात याद रखना, इसमें कौन सी नहीं आती। अब देखो इसने कोई असेट बेच दिया, फिक्स असेट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, तो वो भी क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसीट कहलाएंगे। हाउएवर इफ ए रिसीट डज नॉट इनकर एन ओब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी, अगर ओब्लिगेशन नहीं क्रिएट होता, कोई ऐसी रिसीट जिसके कारण कोई ओब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, तो ठीक है, और वो किसी भी फिक्स असेट को सेल करके नहीं आया, कोई ऐसी रिसीट जो नहीं आई, तो वो उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट, ठीक है। ये रिवेन्यू रिसीट कैसे आएगा, रिवेन्यू कैसे आएगा, रिवेन्यू आएगा भाई जिसमें आप बिजनेस करते हो, वो प्रोडक्ट बेचोगे, प्रॉफिट लॉस जब आप कमाओगे, ठीक है, तब जो आएगा वो रिवेन्यू रिसीट आएंगी, अदरवाइज आपको कैपिटल रिसीट आएंगी, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू रिसीट, सेल्स मेड बाय द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय द फर्म। हाँ, अगर कोई पूछ ले कि सेल्स के अलावा रिवेन्यू रिसीट कैसे जनरेट होती है, तो सेल्स के अलावा होती है भाई इंटरेस्ट से होती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे पैसे जो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो तो रिवेन्यू रिसीट नहीं हो सकते। रिवेन्यू रिसीट वही होंगी जो या तो सेल से आई हों, सेल्स यानी कि हमारी बिजनेस से आई हों, ठीक है, या फिर बिजनेस मतलब जिसमें हम डील करते हैं उसमें आई हों, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से आई हों। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा तो वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कोई ऐसा खर्चा, आउटले जो किसी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए नहीं किया जा रहा। और सेम यही था कि अगर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही रिसीट से किसी से, ठीक है, तो वो क्या है, कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ओ सॉरी, तो वो क्या है, रिवेन्यू रिसीट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये दो डेफिनेशन आपके सामने है, इसके अंदर चार चार पांच पांच क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू, कैपिटल और रिवेन्यू में क्या डिफरेंस है, वैसे आपको क्लियर है बट फिर भी अपने पढ़ देते हैं, खाली बैठे क्या करेंगे। As stated earlier, the distinction between the capital and revenue item has important implication for the preparation of the trading and profit loss account and the balance sheet। दो चीजें होती है भाई, एक होती है बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है, ठीक है, और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, कौन सी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये बताता है परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी, और बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ ये याद रखना। एज ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू वैल्यू आर टू शोन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो भी रिवेन्यू है, रिवेन्यू वाली आइटम है, यानी कि जो बिजनेस हो रहा है हमारा, वो सारी चीज़ें कहाँ शो होंगी, वो शो होंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये 411 में शो होंगी, ठीक है। एंड द आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर की है, मैंने पहले ही बोला ALC, ये कैपिटल नेचर की जो चीज़ें हैं वो कहाँ शो होंगी भाई, वो सारी की सारी बैलेंस शीट में शो होंगी। इफ़ एनी आइटम इज रोंगली क्लासिफाइड, अगर वो इधर उधर कर दी गई, इफ़ एनी आइटम ऑफ रिवेन्यू nature is treated as capital item or vice versa, the ascertainment of profit or loss will be incorrect। सिंपल बात है भाई, हमने करनी थी कोई सेल करी,
ठीक है, वो आनी चाहिए थी रिवेन्यू में, यानी कि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आनी चाहिए थी। कहाँ आनी चाहिए थी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मैंने उसे डाल दिया कैपिटल में, तो हमारी जो प्रॉफिट लॉस वाली स्टेटमेंट है वही खराब होगी, हमारा जो परफॉर्मेंस है वही खराब होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, 10 लाख है क्या? 10 लाख एंड द एक्सपेंस शोन 8 लाख, द प्रॉफिट शैल वर्क आउट एज 2 लाख। सिंपल है। हमने क्या कहते हैं, रेवेन्यू अर्न किया है 10 लाख और एक्सपेंसेस हैं 8 लाख, तो 2 लाख रुपए कमाए हैं। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डिटेल्स, हमने थोड़ी सी स्क्रूटनी की तो हमको पता लगा कि अरे यार, जो रेवेन्यू था ना 20,000 रुपये, वो गलती से कहाँ शिफ्ट हो गया था भाई? वो हो गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया था गलती से, यानी कि वो बैलेंस शीट में चला गया था। वो बैलेंस शीट में चला गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। तो अब क्या होगा भाई? अब सिंपल बात है, हमारा जो प्रॉफिट है वो डाउन हो जाएगा। वो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो क्या है, हमारा 1,80,000 है, क्योंकि वो एक तरह का एक्सपेंस था, वो गलती से बैलेंस शीट में चला गया था। ठीक है, नोट 2 लाख, 2 लाख नहीं था। और जो 8,20,000 था हमारा एक्सपेंस, एक्चुअल में हमने उसको 8 लाख ले लिया था, क्योंकि 20,000 पे शिफ्ट हो गए थे, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ये यही कह रहा है। इन अदर वर्ड्स, द प्रॉफिट हैज ओवरस्टेटेड, कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया था। सिमिलरली, इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रोंगली शोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर शोन एज परचेज, इट विल रिजल्ट इन अंडरस्टेटमेंट। अरे कुछ नहीं, कम ज्यादा हो जाएगा, यही बोल रहा है ये। ठीक है, अब देखो, hence it is necessary to identify the correct nature of the each item and treat it accordingly in the book of accounts. It is also important for taxation point of view because capital profits are taxed differently from the revenue. अब देखो, जो कैपिटल असेट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, वो उस पर अलग टैक्स लगता है, और जो रिवेन्यू जनरेशन है उस पर प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगता है। आपने जीएसटी सुना होगा। ठीक है, ठीक है, तो हर तरह पे अलग टैक्स लगता है। तो अगर आप ये गलती करोगे तो एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, अब बता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके लिए इतनी मारामारी कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ठीक है, बहुत मजा आने वाला आपको। इट हैज़ बीन एम्फसाइज्ड दैट द वेरियस यूजर्स हैव डाइवर्स इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट। सिंपल है, सारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। हमने सुना क्या क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, एक्टिव यूजर होते हैं, पैसिव यूजर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव यूजर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, प्रोस्पेक्टिव यूजर होते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के यूजर्स मतलब ऊपर डिफाइन किए हुए थे, एक्टिव, पैसिव, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, हाँ, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी होते हैं। ठीक है, काफी सारी क्लासिफिकेशन इसकी बनाई है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बनानी है जो सबके लिए यूजफुल हो। ठीक है, इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यूज फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स, द बिजनेस प्रिपेयर्स ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज जनरल, सेटिस्फाइज द इंफॉर्मेशनल नीड ऑफ ऑल द यूजर्स। ठीक है, एक फॉर्मेट है, बस वही फॉलो करते हैं ये। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? कहता है ट्रू और फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालना और ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। मैंने अभी एक चीज की थी कि जो हमारा ट्रेड एंड पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताएगी? बैलेंस शीट बताएगी। ठीक है, वो क्या बताएगी? बैलेंस शीट बताएगी। अब देखो, ये लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, दो चीजें होती है भाई किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि इस साल हमने कैसा परफॉर्म किया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस सस्टेन्ड, या लॉस हुआ या फायदा हुआ बिजनेस। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, की हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी असेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं और कैपिटल है। मैं एएलसी बोलता आ रहा हूँ कितनी देर से। ठीक है, तो एएलसी रिकॉर्ड होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट है, वो कहाँ बनती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बनती है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल दिया गया, इस एग्जांपल से, ये एग्जांपल भाई पूरे चैप्टर में चलेगा। ठीक है, और जितना हम समझ पाएंगे उतना समझेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, वैसे भी हमारे पेपर में इतना नहीं आना है। ठीक है, जितना आना है वो मैं पक्का ही कर जाऊंगा, क्योंकि सिंपल है, अब करने लगे हैं तो अच्छे से ही करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित, अंकित अंकल है कोई, ठीक है, उनका ट्रायल बैलेंस हमने वेरीफाई करना, और सिग्निफाई correctly the various elements of the account, and you will notice that the debit balances represents either asset or expenses loss, and the credit balance represent either equity। सिंपल है, एक साइड तो होंगे। ठीक है, छोड़ो इस बात को, चलो पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित। ठीक है, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंट, यू विल नोटिस दैट द डेबिट बैलेंसेस represents either asset or expenses or loss, or credit balance represents either equity or liability or
रेवेन्यू गेन्स, ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना। हुआ क्या देखो, एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में ये क्या है, ये सब क्या है, ये भाई सारे डेबिट साइड का सम या क्रेडिट साइड का सम नहीं है, ये सिर्फ बैलेंसेस है किन अकाउंट्स के, जो लेजर में अकाउंट्स होते हैं सारे। और ये अकाउंट पड़े ये कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल अकाउंट, वेजेस, ठीक है, वेजेस अकाउंट। और इन सब का जो मान लो किसी का डेबिट बैलेंस बचा था तो वो यहाँ लिख दिया, किसी का क्रेडिट बैलेंस बचा था वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये टैली तो होता ही होता है, हमको पता ही है, ये टैली होता है तभी ये सही होता है, अदरवाइज वो सही नहीं होता। मैंने थोड़ा कचरा कर दिया, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं आगे, इसमें क्या होता है। थोड़े से 10 मिनट लगेंगे आपको इसको समझने में क्या होता है। देखो, अब देखो, द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट आर नाउ कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। ये पता है हमको कि ये इसको बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को क्या वो किसको बोलेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बोलेंगे। सिंपल, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, हाँ, सबसे पहली बात अपने ऊपर ही चलते हैं। एक बात बताओ, ये जो है कैश जो है ये क्या है, कैश क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए, असेट होता है। पिछले चैप्टर अगर पढ़े हैं तो उसमें 50 से 60 बार आया होगा कम से कम। कैश क्या होता है, असेट होता है। कैपिटल क्या होता है भाई, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है भाई, क्या लाइबिलिटी होता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, अरे चल क्यों नहीं रहा, चलो नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है, सीधे सीधे लिखे हुए हैं। कैश क्या होता है, कैश जो होता है वो एक असेट होता है। कैश असेट होता है। असेट कैसे होता है, कैश हमारे पास है पैसा, ठीक है, हमारे पास पैसा है, कैश जो है वो असेट होता है। और कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि उसका क्या असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस ही पॉजिटिव बैलेंस है, तो कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बैंक अकाउंट हमेशा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, ठीक है, पहली बात। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल भाई ये इन्वेस्टेड अमाउंट होती है प्रोप्राइटर या ओनर के द्वारा। इसको लाइबिलिटी बोला जा सकता है, बट यहाँ पर जो है वो हमने एलिमेंट्स बताने कि किस एलिमेंट क्या है। तो ये एक तरह की इक्विटी है। ये इक्विटी क्या है, मतलब ये शेयर है। शेयर है किसका, प्रोप्राइटर का, मालिक का शेयर है किसमें, बिजनेस में, ठीक है। और बैंक, बैंक क्या है, एक तरह का असेट ही है, क्योंकि अगर कैश असेट है तो बैंक भी एक असेट है। सेल्स क्या है, सेल्स जो है वो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होगा सेल से। वेजेस क्या है, वेजेस एक तरह का एक्सपेंस है। वेजेस क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, सिंपल है, हम वेजेस देंगे, ठीक है, वेजेस पे करेंगे किसको, वर्कर्स को, ठीक है। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि जिनको पैसा हमने देना है, जिन्हें हमें उधार, जिन लोगों ने हमें उधार दे रखा है, वो क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी है, ठीक है। और सैलरीज हमने देनी है तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। और हमने कोई लोन ले रखा है भाई, वो भी क्या होगा हमारे लिए, लाइबिलिटी होगी। और फर्नीचर क्या होगा, असेट होता है, हम अभी पीछे ही पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है। अब कमीशन मिला है हमको कहीं से, तो वो एक तरह का क्या है, रिवेन्यू जनरेशन है। हमने पहले ही बोला था कि रिवेन्यू जनरेशन जो चीज़ें हो सकती हैं, सेल्स के अलावा क्या क्या हो सकती हैं, एक तो इंटरेस्ट मिल सकता है हमें, और दूसरा कमीशन भी मिल सकता है। सेल्स के अलावा क्या क्या हो सकती है, रेवेन्यू, ठीक है, अदरवाइज वो कैपिटल कहलाएंगी। अब रेंट ऑफ बिल्डिंग ये हमने पे करना है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। डेटर्स, डेटर्स वो लोग जो हमको पैसा देंगे, हमारा ड्यू है उनके पास, तो हम जो डेटर्स होते हैं, जो जिसको उधार देते हैं, हम उसको अपनी असेट मानते हैं, वो पैसा हमारे पास आना पेंडिंग है। बैड डेट्स भी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। और परचेजेस भी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है भाई, ठीक है। परचेजेस भी एक्सपेंस ही है, परचेज करते हैं तो हमारे पे पैसा जाता है, ठीक है, एक्सपेंस है। और बैड डेट्स ऐसे डेट्स जो डूब जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एलिमेंट्स जो है वो बाइफरकेट कर लिए, इसने ही करके दिखाए हैं हमें, हमने जस्ट पढ़े हैं, ठीक है, हमने जस्ट पढ़े हैं। अब क्या होता है, अभी हमको पता है अगर हम बनाएंगे क्या, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या क्या लेंगे, हम असेट को तो नहीं लेंगे, हम इक्विटी को भी नहीं लेंगे क्योंकि क्या वो कैपिटल है, क्या, सॉरी, असेट को तो हाँ ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। क्या हम सेल्स को इंक्लूड करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, सेल्स को इंक्लूड हम करेंगे, ठीक है। क्या हम एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस एक और बार किसमें, सैलरीज की फॉर्म में, ये भी करेंगे। लाइबिलिटी हम नहीं करेंगे, एएलसी आते ही उधर है, असेट। ये देखो एक और रिवेन्यू, कौन सा, कमीशन रिसीव्ड, क्या हम इसको इंक्लूड करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। रेंट और मिटनी को करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। डेटर्स को नहीं करेंगे क्योंकि वो असेट है। बैड डेट्स को करेंगे, हाँ बिल्कुल उठाएंगे इसको। और परचेजेस को भी उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें से टोटल 7 तरह की एंट्रीज ऐसी दिख रही हैं, 7 तरह की एंट्रीज ऐसी दिख रही हैं, ठीक है। मैंने स्टार मार्क किया है जिनको, जो जो चीज़ें हम पिक करने वाले हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम पिक करने वाले हैं उनको मैंने स्टार मार्क किया। तो 7 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगी, बाकी किस में जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है। बाकी किस में जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी। अभी देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड एंड द लॉस सस्टेन्ड और द लॉस सस्टेन्ड। नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, दोनों को रिकॉर्ड करता है।
बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये अकाउंटिंग पीरियड पे ही इसका एंड हो जाता है। इट इज बेसिकली ए समरी ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंड कैलकुलेट्स द नेट फिगर टर्म्ड एज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट इज रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या है? एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके जो प्रॉफिट मिलता है। और इफ एक्सपेंसेस इज हायर देन वो क्या हो जाएगा? टर्म्स एज लॉस हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस जो हायर होंगे रेवेन्यू से तो लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समराइजेस द परफॉर्मेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड पे काम करता है। इट इज अचीव्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैंने बोला ये 7 चीजें उठाएंगे, ये वो ये बात बोल रहा है कि उसको सारे को उठा के कहाँ पटकेंगे हम? कहाँ भटकेंगे हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भटकेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ऑल्सो एन अकाउंट विद डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सिंपल बात है, दो साइड ही होती है उसकी भी। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेबिट बैलेंसेस रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस। डेबिट जो है वो एक्सपेंसेस को शो करेगा, एक्सपेंसेस को लॉसेस को शो करेगा, ठीक है, और उसको डेबिट साइड में डालेंगे। और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल पता ही है हमें, ठीक है। अब आता है रेलेवेंट टर्म्स इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया जस्ट, ये 7 चीजें जाएंगी। अभी एग्जांपल आगे आ जाएगा। और अब ये अपने को शेयर करना चाहता है कि प्रॉफिट ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। आइटम्स ऑन डेबिट साइड, ऐसी आइटम्स जो डेबिट साइड आएंगी। एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक, सिंपल है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है जो पिछले साल से कंटिन्यू हुआ है वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। इट इज स्टॉक ऑफ द गुड्स इन हैंड बिगिनिंग द एंड ऑफ बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, हमारे हाथ में कितना स्टॉक है, स्टॉक या इन्वेंट्री है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और ये रिमेन चेंज छोड़ दो इस चीज को। परचेज लेस रिटर्न्स, ठीक है। अब देखो, और जो इस डेबिट साइड में और क्या आएगा? जो भी हम परचेज करेंगे वो डेबिट साइड जाएगा भाई, ठीक है। परचेज करेंगे जो भी हम परचेज करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो वो कहाँ? डेबिट साइड जाएगा। इसने लिखा है कि आइटम्स ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। परचेज लेस रिटर्न, यानी कि अगर जो रिटर्न कर दिया हमने उसको छोड़ के जो परचेज बचेंगे, ठीक है। गुड्स विच हैव बीन बोट फॉर रीसेल अपीयर्स एज परचेजेस। हमने कोई चीज रीसेल या आगे सेल करने के लिए अगर कोई परचेज की है तो उसको बोलते हैं परचेजेस, ठीक है। इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है। दे इंक्लूड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो उधार पे लिया गया हो। गुड्स विच आर रिटर्न टू द सप्लायर्स आर टर्म्ड एज द परचेज रिटर्न्स, और उन्हें माइनस कर दिया जाता है। इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द परचेजेस एंड द कंप्यूटेड अमाउंट इज नोन एज नेट परचेजेस। सिंपल है, उसको सिंपली माइनस कर दिया जाता है। मान लो हमने 72,000 रुपये की गुड्स खरीदी और 12,000 रुपये की माइनस कर दी, ठीक है। तो लास्ट में नेट परचेज जो हमारा रहा वो 60,000 रुपये का रहा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। अब आता है वेजेस। वेजेस क्या है हमारा? वेजेस हमारा खर्चा है। अभी बात आएगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो मैं आपको समझा दूंगा कौन से होते हैं। वेजेस रिफर टू द रिम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली, इसमें देखो वर्ड आया डायरेक्टली, engaged इन द फैक्ट्री फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किसी प्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के किस में जाएंगे? डेबिट में जाएंगे, ठीक है। अब आ गया कैरीज इनवर्ड्स और फ्रेट इनवर्ड्स। अब देखो ये जो खर्चा होगा ये भी प्रोडक्ट पे ही खर्चा हो रहा है सारा का सारा, उसको लाने ले जाने में। दीज एक्सपेंसेस आर द आइटम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन ब्रिंगिंग मटेरियल गुड्स परचेज टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये जो सारा खर्चा हो रहा है ना, ये सारा का सारा एक्सपेंस हो रहा है वो गुड्स के लिए ही हो रहा है। These items are paid in respect of the purchases made during the year and are debited to the trading account। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। दो अकाउंट है यहाँ पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा है। अब फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, दीज आइटम्स आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ हेंस एट, ये भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। पैकेजिंग मटेरियल, ये भी किस पे यूज हो रहा है भाई? गुड्स बनाने में यूज हो रहा है, पैकेजिंग चार्जेस, तो ये भी क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट आर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो ये आ गई डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात। ये एनसीईआरटी की सबसे गंदी बात यही है, एकदम से नई टर्म डालेगा पीछे एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्शन से, डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्शन से, या फिर जिस गुड्स को हम परचेज करके उसको रीसेल कर रहे हैं उससे, ठीक है, डायरेक्टली। अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं। फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक्सपेंसेस है।
कैरीज इनवर्ड्स ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? कैरीज इनवर्ड्स ये भी गुड्स के लिए ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम कैरियर्स दे रहे हैं, किस चीज का फ्रेट दे रहे हैं, तो वो किसके लिए दे रहे हैं? हम गुड्स के लिए दे रहे हैं। अच्छा, वेजेस जो हम दे रहे हैं, अब देखो इसमें लिखा है डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना, एंगेज होते हैं फैक्ट्री में, उनको देते हैं वेजेस, यानी कि ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इसने अब लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग चार्जेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? वो भी अभी आगे आ जाएंगे। ये सैलरी जो होती है ना, ये हम किसको दे रहे होते हैं? सैलरी मिल रही होती है इंप्लॉइज को, बाहर बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे हो गए, ठीक है, कोई गोडाउन और वेयर हाउस का स्टाफ हो गया, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किससे? मैन्युफैक्चरिंग से या सेल ऑफ गुड्स से, सेल और परचेज ऑफ गुड्स से, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो वेज जो है वो क्या है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मैं पेपर बनाता हूं पकड़ा था। वेज क्या है? वेज है डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, ठीक है। अब देखो ये रेंट पेड है, रेंट क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये तो बाद में लगेगा ना, जिसका रोल तो कोई नहीं है ना प्रोडक्शन में या रीसेल ऑफ गुड्स में। दीज इंक्लूड ऑफिस एंड गोडाउन रेंट, म्युनिसिपल rates and taxes and factory rates and taxes. These amount of rent paid is shown on the debit side of the profit and loss account. और ये क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये गुड्स के प्रोडक्शन में या उनके सेल परचेज में कोई हेल्प नहीं करता, ये बाद में बस पे हो जाता है। अब आता है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एटीसी इज एन एक्सपेंस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट होता है। कमीशन पेड, अब जो कमीशन गया है वो भी कहाँ से होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जाएगा, ठीक है, और ये डेबिट साइड में आएगा। अब आता है रिपेयर्स। Repairs and the small renewal replacement relating to plant and machinery, furniture, fixture, fitting, etc. of the keeping them in working condition are included under this head. Such expenditure debited to the, ये भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से माइनस होगा, ठीक है, ये डेबिट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके कंपोनेंट बता रखे थे किसके? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट के, ठीक है। ये कंपोनेंट्स बता रहे थे जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। अब आता क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? सिंपल है, परचेज अगर वहाँ था, परचेज लेस रिटर्न्स वहाँ था, तो सेल लेस रिटर्न्स यहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। और अदर इनकम्स, अब अदर इनकम्स क्या होती हैं भाई? अदर इनकम्स होती हैं भाई, कोई डिविडेंड आ गया, ठीक है, कोई रेंट रिसीव हो गया, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये अदर इनकम्स होती हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हम जब पढ़ चुके हैं कि ये जो चीज़ें आएंगी डेबिट साइड आएंगी, वो चीज़ें, ठीक है, ट्रेडिंग के या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएंगी, और जो क्रेडिट साइड आएंगी वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या कहता है देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिक्वायर्स दैट द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स आर कंसर्न्ड आइटम आर ट्रांसफर टू इट्स कंपाइलेशन, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, ये सेम वही अकाउंट लिखे हैं सारे के सारे, इन सभी को डेबिट करती है, ये सभी के सभी को, ये सभी के सभी जो अकाउंट जो कि डेबिट साइड जाने चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाने चाहिए, उनको डेबिट कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड जाने चाहिए उनको क्रेडिट कर दिया जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये एंट्रीज अपने काम की नहीं है उतनी, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे यूं ही, ओके। हाँ, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो अकाउंट मैनेज किए गए हैं, परचेज अकाउंट, ये वही एग्जांपल है सेम जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। हमने ये देखिए, अगर हम बात करें परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट की ट्रांजैक्शन सिर्फ हमें मिलती है यहाँ देखने को मिलती है। परचेज अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ हमें एक ही जगह देखने को मिलती है, लास्ट लास्ट में। परचेज अकाउंट में वो एक टाइप का क्या है? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है? एक तरह का क्या है? एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस है तो वो कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दोनों में आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में ये एक्सपेंस आएगा, ठीक है, दोनों में ये एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम अपने देखते हैं इधर, जब इसने ये बना रखा है, इसने सभी अकाउंट्स बना रखे हैं परचेजिंग अकाउंट में, हमने देख रखा है कि उसने क्या किया था, परचेजिंग की थी कितने की? परचेजिंग की थी कितने की? 75,000 रुपये की परचेजिंग करी, लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए बैलेंस प्रोट डाउन यहाँ 75,000 लिख के इसको बैलेंस कर दिया गया। ये अकाउंट परचेज अकाउंट, इस तरह से वेज अकाउंट भी बनाया गया, जिसमें 8,000 रुपये दिए गए थे, ठीक है, वेजेस की फॉर्म में दिए गए थे। और वेजेस क्या है? एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, याद रखना आप लोग। ये क्या है? एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये याद रखना, ये भी आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज क्या होता है। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में से भी 25,000 रुपये दिए गए थे, ठीक है, सैलरीज दी गई थी। और ये क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्चुअली सैलरी उन पर्सन्स को दी जाती है जो डायरेक्टली अटैच नहीं होते मैन्युफैक्चरिंग से या सेल और परचेज ऑफ गुड्स से, ठीक है। लाइक मैनेजर हो गया किसी यूनिट का, या उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, कैशियर हो गया, ठीक है, ये लोग हो गए, तो उनको सैलरीज दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, प्रोडक्शन से या बिजनेस से, ठीक है। अब आता है रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की रेंट दिया गया, वो एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्रेडिट साइड में लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर पैसे गए हैं तो 13,000 रुपये, ठीक है। और बैड डेट्स भी एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है, और वो भी 4500 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट किए गए हैं, ठीक है, क्रेडिट किए गए, सॉरी। ओके, तो इस तरह से ये अकाउंट्स मैनेज किए गए। अब अकाउंट मैनेज करने के बाद होता क्या है, देखो, अब देखो ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी, किसी का ये फॉर्मेट दिया गया है, यही है मेन, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमको देगा, क्या देगा, ग्रोस प्रॉफिट देगा। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये हमको क्या देगा, नेट प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, याद रखना, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये हमको देता है सिर्फ क्या, ग्रोस प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट कौन देता है हमें, वो देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको देखने पढ़ने में मिलेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन वी विल नाउ लर्न हाउ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, द फॉर्मेट ऑफ विच इज शोन इन द 8.2 फिगर, ये हमने देख लिया। हाउएवर दिस इज लिस्ट इज नॉट एन एग्जस्टिव, इन ए रियल सेंस देयर कैन बी मैनी मोर ऑफ अदर आइटम्स, ठीक है, लेकिन ये जस्ट सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अभी आ गया अभी सामने हमारे ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है। हम बस ये याद रखना, अभी आप पढ़ोगे आपको सीधा सीधा याद आएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे, ठीक है। ये जो थ्योरी है ना, ये प्रैक्टिकल में आती है और ये बहुत अच्छे तरीके से आती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स कैन बी सीन एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स, ये कॉम्बिनेशन होता है टू अकाउंट्स का। देखो ये कॉम्बिनेशन ही है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है और ये पूरा जो है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है टू अकाउंट्स का। तो देखते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अलग अलग अकाउंट है, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन है। ट्रेडिंग अकाउंट और द फर्स्ट पार्ट असरटेन्स द ग्रोस प्रॉफिट। ये ग्रोस प्रॉफिट कौन देगा आपने कहा, अभी बताएंगे कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो भी होगा, ठीक है। और जो सेकंड जो देगा वो हमको क्या देगा, नेट प्रॉफिट देगा, सेकंड यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रट्टा मार लो भाई, जो ट्रेड अकाउंट है वो देता है हमको ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, और जो पी एंड एल अकाउंट है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वो देता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आता है ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो रही है। इन द ट्रेडिंग अकाउंट असरटेन्स द रिजल्ट फ्रॉम द basic operational activities of business. The basic operational activities involves the manufacturing, purchasing, selling of the goods। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि जो बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, परचेजिंग है और सेलिंग ऑफ गुड्स है, इनसे जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो रेवेन्यू में जाएगा, वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर टू असरटेन वेदर द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड द रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द कस्टमर हैव प्रूव्ड प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस और नॉट। Purchase is one of the main constituent of the expense in business organization. Besides purchase, the remaining expenses are divided into two categories with direct expenses और indirect expenses, ठीक है। परचेज एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। इसके अलावा भी एक्सपेंस होते हैं अभी दो तरह के, कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आपको ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की आपको डेफिनेशन पता लगेगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग से, परचेज ऑफ गुड्स से, ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट ऑफ सेल। मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, मैन्युफैक्चरिंग से या परचेज और सेल ऑफ द गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड कैरिएज यानी कि उनको लाना ले जाना, ठीक है, वेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, कच्चा माल लाना, वेजेस जो हम वर्कर्स को पे करते हैं, वहाँ पे जो वर्कर डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको पे करते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के अंदर लाइट है, कोल है, वाटर है, फ्यूल है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये याद रखना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, ईटीसी, ठीक है। एग्जाम्पल वन, बिसाइड परचेजेस फोर मोर आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर लिस्टेड, दीज आर वेजेस, सैलरीज, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड बैड डेट्स, ठीक है। आउट ऑफ दीज आइटम वेजेस इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाइल द अदर थ्री ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखो वेजेस जो है उसको क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
लेकिन जो अदर तीन कौन कौन से थे? सैलरीज, रेंट ऑफ बिल्डिंग और बैड डेट्स। ये क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है? अब देखो सैलरी और वेजेस में अगर फर्क सुनोगे तो हम यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है, वेजेस उनको दी जाती है और डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर परचेज ऑफ गुड से, और या फिर उसको पॉइंट ऑफ सेल पे लाने के लिए उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है वो तो बाद में भी दिया जा सकता है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। बैड डेट, कोई पैसा डूब गया तो उसका भी प्रोडक्शन से या बिजनेस से, जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस यानी कि यहाँ पर एक टर्म थी ना, नॉर्मल ऑपरेटिव, ठीक है, सॉरी बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज, बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज जिसमें वो धंधा कर रहा है, जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली सेल कंस्टिट्यूट द मेन आइटम ऑफ द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, ठीक है। सेल जैसे जैसे कि सेल कंस्टिट्यूट, जैसे जैसे परचेज था वैसे ही क्या है, सेल भी है। द एक्सेस ऑफ सेल ओवर परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट। अब देखो सिंपल बात है, हमने क्या किया है, सेल में से अगर परचेज को हम अगर प्रॉफिट पूछे कोई, वैसे सिंपल बोलिए प्रॉफिट क्या है, कहते हैं प्रॉफिट है सेल में से परचेज माइनस कर दो। प्रॉफिट क्या है? सेल में से परचेज को माइनस कर दो, ठीक है। अगर सेल में से परचेज को तो माइनस करना ही करना है और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया, ये अल्टीमेटली वही फॉर्मूला बनेगा अगर माइनस को खोल लोगे तो, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा हमारा? ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकल के आएगा, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा, सॉरी, ठीक है। अगर जो है सेल्स कम होती परचेज से, ठीक है, परचेज से कम होती तो वो ग्रोस लॉस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक आपको नॉर्मल कंडीशंस में क्या प्रॉफिट याद रखना है, तो प्रॉफिट जो है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट है जी, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल होता है? सेल्स में से माइनस करने हैं, परचेज तो माइनस करने ही करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर देने हैं, तो वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। द ग्रोस प्रॉफिट और द ग्रोस लॉस इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाता है सीधा सीधा किसमें? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। लेकिन ये निकलता कहाँ है भाई ग्रोस प्रॉफिट? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है, और ये सीधा का सीधा ट्रांसफर हो जाता है किसमें? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ठीक है। अभी मैं आपको अगर फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको सीधा सीधा पता लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, डेबिट एंट्रीज की, ठीक है, और यहाँ पर सेल एंट्री लिखी हुई है एक, ठीक है, और ये देखो ये ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ गया मेरा, क्योंकि हमको पता लग रहा है कि ये साइड जो है वो छोटी थी, डेबिट साइड छोटी थी और क्रेडिट साइड बड़ी थी, सेल्स ज़्यादा थी, तो यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आ गया। उसी ग्रोस प्रॉफिट को हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये पी एल एंड का ये इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो कौन सा स्टार्ट होता है? नीचे वाला जो है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो उसमें भी यही लिखा है कि ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये देखो, ये ग्रोस प्रॉफिट लॉस ये दोनों पड़े हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं सीधे के सीधे, कैरी डाउन हो जाते हैं, कहाँ पे हो जाते हैं? ब्रोट डाउन हो जाते हैं किसमें? ये हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऊपर वाला है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द सेकंड पार्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सेकंड पार्ट लिखा ना, विज सेकंड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले लेते हैं। ये पड़े देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड डाल दिए सारे। अब ये जब माइनस हो जाएंगे तब क्या निकल के आ जाएगा भाई? तब निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, तब क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट। और इसमें जो है हम अदर इनकम्स भी ले लेते हैं, इसमें जो है वो अदर इनकम्स, अदर इनकम कौन सी ली है? ये देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अब जैसे सिंपल है, जो अगर तुमने याद रखना, सिंपल याद रखो कि अगर हमने सेल्स में से, ठीक है, परचेज माइनस किए और साथ में कर दिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो क्या निकल के आएगा? ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें तो सेल्स थी एक, ठीक है, इसमें प्लस हो जाएंगी अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, और बाकी, ठीक है, ठीक है, बाकी जो है वो सेम रहेगा, परचेज भी माइनस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से ना सोचो तो ऐसे सोच लो कि अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट तो निकला ही हुआ था, ग्रोस प्रॉफिट तो निकला ही हुआ था, उसमें अदर इनकम जोड़ दो, अदर इनकम जोड़ दो और माइनस क्या कर दो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सारा है, ठीक है, ये और ये है, वो ये क्या है? ग्रोस प्रॉफिट तो दी है, ठीक है। तो अगर ये दो फैक्टर अदर एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, अदर इनकम्स को जोड़ दिया जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो ये नेट प्रॉफिट निकलता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये एंट्रीज दे रखी हैं, इस एंट्रीज को अगर समझना हो तो आप समझ लेना, वैसे जरूरत नहीं है, अपने कोई इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, ये उसने जो ऊपर एग्जाम्पल दे रखा था अंकित वाला, वो इसने कर रखा है। ये कहता है कि ऊपर परचेज रिकॉर्ड हुए थे 75,000 रुपये का, हमें पता है कि परचेज सारे जाते हैं डेबिट साइड में, ठीक है, और हमने वेजेस पे कर रखे थे। वेजेस भी क्या है, एक तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हमने सिर्फ इसमें क्या चीज़ें लिखी है, परचेज तो लिखना ही लिखना था देखो, और डायरेक्ट परचेज तो है ही एक्सपेंस, वो तो लिखना ही लिखना था। उसके अलावा दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो ये क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, टी लिख लो इसको, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये P&L अकाउंट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखो क्या हुआ, परचेज कर रखे थे हमने 75,000 रुपये के, और वेजेस ले रखे थे 8,000 रुपये के, ठीक है। वेजेस दे रखे थे 8,000 रुपये के, तो टोटल खर्चा हो गया हमारा 75 और 8 83,000 रुपये खर्चा हो गया। लेकिन हमने सेल कर रखी है 1,25,000 की। जब हमें पता लगा कि ये वाली साइड जो है वो शॉर्ट हो रही है, यानी कि 42,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमने इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस कौन से लिए हैं, हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए हैं, तो इसलिए जो प्रॉफिट निकल के आया ये क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा, ना कि नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसको हमने ब्रूट डाउन कर लिया अगले पार्ट में, 42,000, ये देखो ये लिखा हुआ ग्रोस प्रॉफिट, और इसको हमने क्रेडिट साइड उतार लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो चीज़ें करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, एक तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उसमें माइनस कर देंगे। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो अदर एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, किससे, मैन्युफैक्चरिंग से या परचेज से या सेल से। और रेंट ऑफ बिल्डिंग भी, ठीक है, वो हम देते हैं, वो भी एक एक्सपेंस है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। बैड डेट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, याद रखना, बैड डेट जो है वो एक एक्सपेंस है, ये तो पक्की बात है। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो अब हमने देखा, अब इस सारे का आपने सम मारा और इधर 42,000 पड़े थे। और हाँ, एक चीज़ और हम हो ले आए, अदर इनकम्स, इसमें अदर इनकम्स आ जाती हैं। इधर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इनकम एक ही लेनी है, वो क्या कहते हैं, वो सेल्स वाली लेनी है, बाकी कोई इनकम नहीं लेनी। अदर इनकम्स जो लेनी है, अदर देन सेल जो इनकम लेनी है, वो किस में लेनी है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक कमीशन रिसीव्ड था 5,000 रुपये का, वो ले लिया, तो इधर बना 47,000, ठीक है, और इधर 4500 रुपये कम बने थे, तो इसलिए अब नेट प्रॉफिट लिखा आ गया, कितना आ गया, वो 4500 रुपये, ठीक है, 4500 रुपये। इसको ऐसे समझ लो, चाहे वैसे जनरली भी आप समझ सकते हो, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये नीचे वही बातें लिखी हैं सारी की सारी, जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट को, अच्छा एक और एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन है, सिंपल इलस्ट्रेशन है, आप इसको समझ जाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, कुछ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं। इधर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सेल ही आती है, अदर इनकम नहीं आती। अगर अदर इनकम की बात है, अगर इसका सेकंड पार्ट होता, तो अगर कोई अदर इनकम होती तो वो नीचे P&L अकाउंट में आती। और ये जो सारे खर्चे हैं, ये जो सारे खर्चे हैं, ठीक है, ये जो सारे खर्चे हैं, ये कौन से खर्चे हैं भाई, ये सॉरी, ये दो खर्चे जो हैं, ये वेजेस जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए उधर रिकॉर्ड कर रखा है। ये P&L अकाउंट नहीं बनाया इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखोगे इसमें भी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो देखो हम क्या क्या लेंगे, एक तो ओपनिंग स्टॉक तो लेना ही लेना है, वो तो पता ही है, ठीक है। परचेज भी लेना ही लेना है, वो भी पता ही है। लेकिन परचेज अगर रिटर्न हो गए, अब देखो, अब साफ साफ दिख रहा है इसमें कि हमने रिटर्न आउटवर्ड, हमने रिटर्न खुद ने किए भी हैं। तो वो रिटर्न को ना माइनस करने का तरीका बड़ा कैजुअल सा होता है, कि ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वाली अमाउंट को। तो जो रियलाइज हुए परचेज, वो 1,10,000 माइनस 7,000, 1,03,000 हुए। कॉलम में जो डालना वो 1,03,000 वैल्यू डालनी है, माइनस कर ही देना है, ठीक है। अब अब देखो सेल भी, जो क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड होते हैं वो सेल्स में से माइनस होते हैं, इनवर्ड जो होते हैं वो सेल्स में से माइनस होते हैं। वो कह रहा है कि हमने कुछ बेची थी, वो भी वापस आ गई, इनवर्ड आ गई हमारे पास। तो वो 3 लाख की बेची थी, 5,000 की वापस आ गई, तो रियलाइज कितने की हुई, 2,95,000 रुपये की। एक ओपनिंग स्टॉक लिख रखा हमने। अब देखो, अब इसमें ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से खर्चे लिख रहे हैं। देखो फैक्ट्री का रेंट, अब इसने लिख रखा है फैक्ट्री का रेंट। अब अगर ये P&L अकाउंट होता, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है ये, अगर ये प्रीमाइसेस का रेंट होता, यहाँ पे लिखा होता रेंट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये होता इनडायरेक्ट। लेकिन ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये फैक्ट्री का रेंट है जहां पर चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो इसको इंक्लूड कर लिया, वेजेस को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ गया अपना 72,000 रुपये, ठीक है। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या रिकॉर्ड होगा देखते हैं। ओपनिंग अकाउंट ये डेबिट साइड आएगा, परचेज भी डेबिट साइड आएगा, सेल क्रेडिट साइड जाएगी, परचेज रिटर्न ये 18,000 माइनस हो जाएंगे इसमें से, 3 लाख में से, ठीक है। सेल रिटर्न ये 7,50,000 में से 30,000 माइनस हो जाएंगे। कैरियज जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा। कैरीज ऑन सेल्स, अब सेल्स वाले कैरीज कहाँ जाएंगे भाई, खर्चा तो इस एक ही साइड रहता है, चाहे वो सेल्स पे हो चाहे वो परचेज पे हो, ठीक है, चाहे वो सेल्स पे हो चाहे वो
परचेज पे हो। ओके, देखो इस साइड नहीं डालना, वो ऐसा ना सोचो ना कि कैरियर्स ऑन सेल्स है तो उस साइड डाल देते हैं, नहीं, खर्चा तो हमारा ही है। ठीक है, देखो कैरियर्स ऑफ परचेज। ओके, तो इधर ले रखा है। तो फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट इसने इंक्लूड नहीं किया होगा शायद। हाँ, ऑफिस रेंट नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ है, मैं बताता हूँ, मैं अपने गलत सोच रहे थे। ठीक है, अब देखो इसने क्या क्या रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये बना रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अगर बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा, तो ये क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा, ओपनिंग स्टॉक तो लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, परचेजेस भी रिकॉर्ड करेगा, और सेल में सिर्फ सेल आएगी। तो सेल में सेल है, हमने देख लिया 7,50,000 की सेल थी, जिसमें से 30,000 रुपये की आइटम वापस आई हुई थी, तो 7,20,000, ये तो हो गया डन। ये साइड को तो छोड़ दो, हो गया डन। ठीक है, अब देखो ओपनिंग स्टॉक लेगा, हाँ भाई लेगा। परचेज लेगा, हाँ भाई लेगा। सेल्स तो उस तरफ चली गई। ठीक है, परचेज रिटर्न, हाँ माइनस कर देगा इसमें से 3,00,000 में से 18,000 माइनस हो जाएंगे, 2,82,000 का ही सेल, चलो ये भी हो गया। सेल्स रिटर्न ये भी कर चुका है उस साइड। ठीक है, कैरियज परचेजेस, परचेज करने पे जो कैरियज लगा, कैरियज ऑन परचेजेस 12,000 है क्या? देखो 12,000, हाँ ये तो ले लिया अभी कैरियज परचेज। अब लिखा कैरियज ऑन सेल्स 15,000, ये लिया है क्या? देखो आप, कैरियज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, बेचने पे जो खर्चा हुआ वो 15,000 रुपये। अब ये जो है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है काइंड ऑफ। ठीक है, अब बन गई थी प्रोडक्ट ये बन चुकी थी, उसके बाद जो कैरियर्स लगा ना, बनने के बाद के जो सारे खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। देखो इसने कैरियर चार्ज वो 15,000 रुपये लिए नहीं, इसमें दिख ही नहीं रहा आपको। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अपने तब लेते कैरिज ऑन सेल्स, ये ध्यान रखना, एक एग्जांपल सेट हो गया आपके सामने। ये तब लेते जब हमने P&L बनाते। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इस पर ध्यान देना था, मैंने भी गलत बोल दिया था। अब फैक्ट्री रेंट 18,000 रुपये लिया इसने, हाँ भाई फैक्ट्री रेंट तो ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि ये फैक्ट्री रेंटल क्या, इसलिए ले लिया। ऑफिस रेंट नहीं लिया होगा, अब देख लो, ऑफिस रेंट इसने नहीं लिया, क्योंकि ऑफिस रेंट क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, और डोक एंड क्लियरिंग चार्जेस, डोक एंड क्लियर चार्जेस तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो सामान आता ही उससे है। ठीक है, फ्रेट एंड ऑक्ट्राई 6500। ठीक है, फ्रेट तो आता ही, हम पढ़ चुके हैं। और कोल, गैस और वाटर भी आता है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इधर का सम मारा और इधर का सम मारा, तो यहाँ पे 2,83,500 रुपये एक्स्ट्रा मिले डेबिट साइड। इसका मतलब इसको जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 2,83,500 है। अगर इसका बनाने को कह देता आपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सारे खर्चे भी इस साइड रिकॉर्ड हो जाते। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट निकल आता अपना। तो इस तरह से इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, ये इलस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। अब आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग अकाउंट रिविजिटेड। परचेस चीज़ है वैसे, चलो पढ़ लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन 8.3 presents useful information as the profitability from the basic operations of the business enterprise. It is reproduced for the further perusal. कहते भी 75,000 रुपये थे, 8,000 रुपये, 75,000 रुपये का परचेज किया गया था, और 8,000 रुपये वेजेस पे किए गए थे, टोटल लगे थे 83, और 1,25,000 रुपये सेल हुए थे, तो ये 42,000 रुपये का अपने को ग्रोस प्रॉफिट हो गया था। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफ देर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, अगर यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, द टोटल परचेज एंड द डायरेक्ट एक्सपेंस इज टेकन एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहता है कि टोटल परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी कि 75,000 और 8,000 को क्या मान लिया जाएगा? ओपनिंग। ठीक है, नो ओपनिंग और क्लोजिंग, दैट द टोटल परचेज एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो गुड्स बेची है उनकी कॉस्ट क्या बनती है? उनकी कॉस्ट बनती है 75 और 8 83,000 रुपये। ठीक है, अगर क्या नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, 75,000 प्लस 8,000 83,000 वही मान ली जाएगी। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग होता तो वो ऐड हो जाती। इफ देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक, द प्रिजम्पशन हेयर इज दैट ऑल द गुड्स परचेज्ड हैव बीन सोल्ड। सारी की सारी गुड्स बिक गई थी। ठीक है, अगर नहीं है तो। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस देयर इज सम अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इन आर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट आउट ऑफ गुड्स परचेज अमाउंटिंग 75,000 इन द करंट ईयर, अंकित इज एबल टू सेल गुड्स ऑफ 60,000 ओनली। वो सिर्फ 60,000 की बेच चुका, वो सिर्फ 60,000 की गुड्स ही बेच चुका। इन ए सिचुएशन द बिजनेस विल हैव एन अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 15,000। सिंपल है, 75,000 थी, उसमें से सिर्फ कितने की बेच चुका? 60,000 की बेच चुका। ठीक है, तो 15,000 ही इन हैंड बची। ऑल्सो कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, तो वो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता। इसने करेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 75,000 थी, 8,000 थी, और उसमें से क्लोजिंग अपने को पता है 15,000, तो इस तरह से वो निकल के आ जाएगी 75 और 88 15 42। ठीक है, सॉरी 57। ठीक है,
जो भी निकलेगा। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ गुड्स ऑल्सो चेंजेस विद द एग्जिस्टेंट ऑफ, कुछ नहीं है, ये फर्जी चीज़ है भाई, अगर निकालना हो कभी तो वो बस निकाला जा सकता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जनरल एंट्रीज की बातें आ गई और ये इलस्ट्रेशंस आ गए, जिसमें क्या बनाने को कहा गया है भाई, कहता है कि कुछ हेल्पिंग द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बन जाता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बन जाता है। और अगर P&L लेना है तो सारे एक्सपेंसेस ले लो और सारी इनकम्स ले लो और बना दो। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, आप इनका यूज़ कर लीजिएगा। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, देखो भाई ऊपर अपने पढ़ चुके हैं वैसे। इट इज़ द प्रॉफिट अर्नड थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेशंस हैं या बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, नॉर्मल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, परचेज सेल्स ऑफ गुड्स जो है उससे जो कमाई होती है, अदर देन कैपिटल बेचने से या किसी फिक्स्ड असेट को बेचने से कमाई हुई, उसको नहीं, उसको छोड़ के जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं हमारे, उससे जो कमाई होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबिट। इसका होता है बिफोर, क्या बोलते हैं, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर इनकम, सॉरी, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, ईबिट का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द ऑपरेटिंग रिवेन्यू। ऑपरेटिंग रिवेन्यू जितना ज़्यादा है ओवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग रिवेन्यू लेना है, ऑपरेटिंग ही एक्सपेंसेस लेने हैं, उन दोनों का माइनस करना है और जो आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट में क्या क्या होता था आप खुद सोचो। नेट प्रॉफिट में होता था कि सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते थे, ठीक है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है, और हो जाता था सेल्स माइनस परचेज हो जाते थे, नेट प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि इसमें नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस को जोड़ दो और नॉन ऑपरेटिव इनकम्स को माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल है, नॉन ऑपरेटिव इनकम्स जितनी भी हैं उसको माइनस कर दो। ठीक है, और प्लस नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिव प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला है। रिफर टू द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित, you will notice that it depicts an item relating 10% interest on long term loan raised 1 अप्रैल 2017। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क आउट टू 500। 500 हमेशा क्या मिलेगा हमको, इंटरेस्ट मिलेगा। दिस हैज़ बीन शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो इसने बस कुछ नहीं किया, ये इंटरेस्ट जो है वो यहाँ लिख दिया 500 रुपये। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है वो माइनस कर देनी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर कोई डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल ऑपरेशंस जो है जो बिजनेस के, उससे जो इनकम होती है उसको कहते हैं ऑपरेटिव प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट जो 19,000 है, 500 रुपये नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिव इनकम अगर जीरो है तो वो 19,500 आ गया। पीछे ऊपर वाला एग्जांपल लिया गया, दैट्स इट, कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा देखोगे आपको समझ आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। ऊपर अभी हमने क्या देखा है, ऊपर हमने देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज होता है और P&L अकाउंट मैनेज होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है हमको ग्रोस प्रॉफिट, इससे मिलता है हमको नेट प्रॉफिट, और ऑपरेटिव प्रॉफिट हमको मिलता है जब हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिव इनकम को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिव प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़ा। उससे पहले हमने कैपिटल पढ़ी थी, एक्सपेंडिचर पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेंडिचर के टाइप पढ़े थे, कैपिटल के टाइप पढ़े थे, रिवेन्यू रिसीट्स पढ़ी थी, रिवेन्यू कैपिटल पढ़ी थी। ठीक है, कैपिटल रिवेन्यू पढ़ा था, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब पढ़ा है प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में 3 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, उसे बोलते हैं ALC, यानी कि असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, आर शोन इन द बैलेंस अकाउंट्स ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी आर शोन इन द लेफ्ट साइड। वही है, A इज इक्वल्स टू L+C। ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड रहेंगी लायबिलिटी और कैपिटल और इस साइड रहेंगे असेट्स रहेंगे सारे। ठीक है, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट की कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है फॉर ए प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म। हाउएवर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड द ऑर्डर इन विच द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी शुड बी शोन। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2017 में। शेड्यूल 3 कहता है, शेड्यूल 3 क्या कहता है,
कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 का पार्ट 1 कहता है कि उसके अंदर क्या है, फॉर्मेट है किसके, जितने फॉर्मेट है ना सारे इसी के अंदर है वैसे, ठीक है, वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट है। लाइबिलिटीज इस साइड आ जाएंगी, असेट्स इस साइड आ जाएंगे और ये बन जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो हम वो जो ऊपर एग्जांपल लिया था ना, ऊपर जो एग्जांपल लिया था उसमें से मैंने 7 चीज़ें मार्क करी थी जो प्रॉफिट और लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई। बाकी बची थी ना जो, बाकी जो बची थी वो कहाँ आएंगी, वो आएंगी ELC है वो सारी की सारी, ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल है सारी की सारी, ठीक है। तो एग्जांपल कहाँ था भाई, हाँ ये पड़ा, ठीक है, मैंने मार्क करी थी वो हटा दी है, ठीक है। तो इसमें जो असेट्स है, ठीक है, लाइबिलिटी है, असेट्स, तो ये जो चीज़ें आएंगी वो किस में आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी ALC। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है वो आपने देख ली, मतलब उसकी फॉर्मेट देख लिया। ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब आपको वो MCQs आप सोल्व ना कर पाओ, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं इस चैप्टर को, कुछ रह ना जाए, बाई चांस कुछ मिस ना हो जाए। काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर था ये, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर था। देखो इन्होंने टाइम नहीं दे रखा, इन्होंने ही बना रखी बैलेंस शीट। कहते हैं एग्जांपल 1, यू विल ऑब्जर्व दैट द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित डिपिक्ट्स 14 अकाउंट, 14 अकाउंट थे, उसमें से 7 अकाउंट कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए थे। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एनालिसिस ऑफ फिगर 8.3 shows that the business has incurred total expenses of 1,25,500 and the revenue generated are 1,30,000, making a profit of 4500. The remaining 7 item in the trial balance reflect the capital, asset or liability. We are reproducing the trial balance. Example 1, show how the accounts of asset and liability of the account would be represented in the balance sheet. कुछ नहीं है, इस साइड लिख दो सारी L+C यानी कि लाइबिलिटी और कैपिटल, इस साइड लिख दो असेट और उनको बैलेंस कर दो, दैट्स इट। तो देखो इन्होंने हाईलाइट कर दी उसमें से ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, हाईलाइट कर दी और इनको लिख दिया। अब देखो हाईलाइट क्या कर दी, अब इन्होंने सम भी कर दिया इस साइड लाइबिलिटी का और इस साइड असेट्स का। तो इन्होंने बोल दिया कि ये बैलेंस्ड है 36,500 और 36,500, ओके, ठीक है भाई। अब रेलेवेंट आइटम इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या होती है, करंट असेट्स होती हैं, करंट असेट्स जो कि अगले 12 महीनों में विद इन ए ईयर क्या हो जाएंगी, कन्वर्टेड हो जाएंगी, किस में, कैश में हो जाएंगी या बैंक में आ जाएंगी या रियलाइज हो जाएंगी। द एग्जाम्पल ऑफ सच असेट्स आर हैंड बुक, सॉरी कैश इन हैंड, बैंक कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, बिल रिसीवेबल जो बिल रिसीवेबल है जो पैसा आने वाला है, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो भी अपना सेटल हो जाएगा, ठीक है। करंट वही होती थी, हम पढ़ चुके हैं करंट और नॉन करंट असेट्स, ठीक है। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज भी वही होंगी जो अगले 12 महीने में आने में सेटल हो जाएंगी, ठीक है। फिक्स्ड असेट वो जितनी हैं जो एक फाइनेंशियल पीरियड में सेटल नहीं होंगी, ठीक है, इनको फिक्स ब्लॉक भी बुलाया जाता है और ब्लॉक कैपिटल भी बुलाया जाता है। इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि कोई लाइसेंस हो गया, कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई गुडविल होगी बंदे की, कोई पेटेंट हो गया, तो ये क्या है इंटेंजिबल, इसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, क्या होता है अमोर्टाइजेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं। आगे आगे इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट ही होगी ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंट द फंड इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, दे आर शोन एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ ऑन द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, ए फुट नोट टू दैट इफेक्ट में अपेंडेड टू द बैलेंस शीट। फुट नोट में लिख दिया जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और कैपिटल आपको पता है, और ड्राइंग्स आपको पता है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, जैसे कोई मालिक अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लेता है, तो वो अंत में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाता है, सिंपल, ये याद रखना। अब मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। आपको जस्ट ये टर्म्स के बारे में जानना है, करना कुछ नहीं है। ये कहता है कि एक तरह की टर्म्स को एक साथ लिख दो, मतलब जो जल्दी लिक्विडेट होने वाली हैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग रेशियो में लिखना है और कुछ नहीं करना। ए मेजर कंसर्न ऑफ अकाउंटिंग इज अबाउट प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द इंफॉर्मेशन is so provided should be decision useful to the users. Therefore, it becomes necessary that the item appears in the balance sheet should be properly grouped and presented in a particular order. कोई order बनाना है हमने, ठीक है। तो दो तरह से order बनता है, एक तो बनता है परमानेंस से और एक बनता है लिक्विडिटी। ये परमानेंस और लिक्विडिटी है एक दूसरे के क्या है, उल्टे होते हैं, एक दूसरे के क्या है, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। परमानेंस, जो अकाउंट सबसे ज़्यादा लेट लिक्विडेट होगा, सबसे ज़्यादा लेट लिक्विडेट होगा उसको सबसे नीचे रखा जाता है और जो सबसे परमानेंट है उसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। या फिर जो सबसे पहले लिक्विडेट होगा उसको ऊपर लिखा जाता है, यानी कि दो होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग रेशो। परमानेंट से आप किसकी तरफ जा सकते हो, लिक्विडिटी की तरफ जा सकते हो,
और लिक्विडिटी से आप किसकी तरफ जा सकते हो, परमानेंस की तरफ भी जा सकते हो। दोनों जो है वो दोनों क्या है, एक मार्शलिंग है और ग्रुपिंग है। पढ़ लेते हैं हमने, ठीक है। द बैलेंस शीट, द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर अरेंज इधर इन ऑर्डर, या तो लिक्विडिटी के रेशियो में लिखा जाए, सॉरी ऑर्डर में लिखा जाएगा, या परमानेंस के। अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज मार्शलिंग, इसे बोला जाता है मार्शलिंग, ठीक है। इन केस ऑफ परमानेंस, द मोस्ट परमानेंट असेट, अब ध्यान से पढ़ लेना, जो मैं बोल रहा था ना वो लिखा है, जो सबसे परमानेंट असेट है सबसे ऊपर लिखा जाएगा असेट या लायबिलिटी को, ठीक है। और फिर धीरे धीरे घटते क्रम में लिखा जाएगा रिड्यूसिंग लेवल ऑफ परमानेंस, परमानेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी, ठीक है। इन द बैलेंस शीट ऑफ अंकित यू विल फाइंड द फर्नीचर इन द मोस्ट परमानेंट, फर्नीचर तो सबसे ज्यादा परमानेंट है ना, वो सबसे बाद में मतलब अनस्टेबल होगा, ठीक है। आउट ऑफ डेटर, बैंक कैश एंड डेटर्स विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू कन्वर्ट बैक इनटू कैश, सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, डेटर। बैंक इज लेस लिक्विड देन कैश, ठीक है। कैश इज मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल असेट्स। सिमिलरली ऑन द लाइबिलिटी साइड, द capital being the most important source of the finance will tend to remain in the business for a longer period than the long term लोन से ज़्यादा टाइम तो रहेगा ही, लोन को तो भर भर के हम खत्म कर देंगे, लेकिन कैपिटल सॉरी लाइबिलिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा टाइम रहेगी। क्रेडिटर्स बीइंग ए लिक्विड लाइबिलिटी विल बी चार्ज इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अब देखो देखो भाई, बैलेंस शीट ऑफ अंकित इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा परमानेंट है, कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा परमानेंट है। उससे कम परमानेंट है कौन, 10% टर्म पे जो लॉन्ग टर्म लोन हमने जो लिया हुआ उससे कम परमानेंट है। और क्रेडिटर सबसे कम परमानेंट है, वो तो बस पैसे देगा और साइड हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर इधर बात करोगे तो फर्नीचर सबसे ज़्यादा परमानेंट है, फर्नीचर लास्ट तक चलेगा जब तक बिजनेस चलेगा। फिर डेटर्स जो होते हैं, हाँ भाई डेटर्स और बैंक में से जय माना जाता है, बैंक जो होता है वो वोलेटाइल होता है, बैंक का जो बैलेंस होता है वो वोलेटाइल होता है, वो चेंज अप डाउन होता रहता है। और कैश तो उसकी मतलब परमानेंस सबसे कम है, कैश हो सकता है आज जीरो हो जाए और कल फिर आ जाए, ठीक है। बैंक में भी ऐसा होता है, लेकिन डेटर्स को जो है वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी परमानेंस की तरफ। तो ये याद रखना, डेटर्स जो होते हैं, अकाउंट जो होते हैं वो मोर परमानेंट होते हैं एज कंपेयर टू बैंक एंड कैश। तो ये याद रखना कि ऐसे चलता है, डेटर्स बैंक कैश डीबीसी, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा कि कौन सा ज्यादा परमानेंट है। अगर पूछा जाए कौन सा ज्यादा लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है तो कैश, फिर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने रेशियो लिखा है डीबीसी, ये है परमानेंस टू लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विडिटी द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, सिंपल है। सबसे पहले लिक्विडेट कौन होंगे भाई, क्रेडिटर करेंगे सबसे पहले, कर्जा सबसे पहले चुकाता बंदा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दिस मैनर वुड एनेबल टू यूजर टू हैव ए गुड आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ द वेरियस अकाउंट्स। इससे क्या होता है, लाइफ पता लग जाती है अकाउंट्स की। द असेट अकाउंट ऑफ रिलेटिवली परमानेंट nature would continue in the business for a longer time, whereas the less permanent or the more liquid account will change their form in near future and are likely to become cash or cash equivalent, ठीक है। कुछ नहीं है, मार्शलिंग क्या है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, परमानेंट से लिक्विडिटी की तरफ या लिक्विडिटी से परमानेंट की तरफ, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, अब देखो उल्टा रिवर्स कर दिया इन्होंने, क्रेडिटर को ऊपर डाल दिया, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल और फिर एड प्रॉफिट। सिमिलरली यहाँ कैश बैंक जो डीबीसी मैंने बनाया था वो सीबीडी बना दिया उन्होंने 1 मिनट में, ठीक है। अब ग्रुपिंग ऑफ एसेट क्या होता है, वो तो सिर्फ मार्शलिंग थी। द आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट कैन बी ऑल्सो बी प्रॉपरली ग्रुप्ड। द टर्म ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग टुगेदर आइटम ऑफ सिमिलर नेचर अंडर ए कॉमन हेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ कैश बैंक डेटर ईटीसी कैन बी ग्रुप्ड एंड द शोन अंडर द हेडिंग ऑफ द करंट असेट्स। अरे कुछ नहीं है, ग्रुपिंग है बस, कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसके इलस्ट्रेशन अगर आप में हिम्मत हो तो आप सारे कर लो, नहीं हिम्मत है तो सारे छोड़ दो चाहे, ठीक है। वैसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आपके पास टाइम है। वैसे हाँ, इतने में से पेपर आराम से बन जाएगा। ये कंप्लीट होती है जो 11th की बुक है, 2 बुक्स थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, टोटल थे 9 चैप्टर। 9वां चैप्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ खास नहीं है, एडजस्टमेंट्स है। उसको मैं अगर करेंगे तो एक लेक्चर ले लेंगे, 20 एक मिनट का रहेगा वो,